हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का, जो आपका सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहने का मतलब जो 2023 का जो आपको प्रश्न सब्जेक्टिव है, जो क्या क्या 2023 में एग्जाम में आया था सब्जेक्टिव, चलिए हम लोग आज उसको देखने वाले हैं ताकि 2024 बोर्ड एग्जाम में उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछेगा ही पूछेगा 2023 का पेपर से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ये हमारा क्या 2 नंबर वाला क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्वेश्चन आया था, मारियान और जर्मनिया कौन थे। चलिए हम लोग इसको हम लोग समझते हैं। तो बोल रहा फ्रांस और जर्मनी के कलाकारों द्वारा स्वतंत्रता, न्याय और विचारों को प्रकट करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया गया। किसका किया गया, नारी रूपक का प्रयोग किया गया। फ्रांस में इसी नारी रूपक को मारियान नाम दिया और जर्मनी में इसी नारी रूपक को जर्मेनिया नाम दिया। इतना लिखिएगा, आपको 2 नंबर बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। तो बोल रहे हैं सत्याग्रह का विचार सामूहिक आंदोलन का एक अनूठी पद्धति को दर्शाता है जो सत्य की शक्ति और सत्य की खोज की आवश्यकता पर जोर देता है। ठीक है, यह इस विश्वास की पुष्टि करता है कि यदि एक कारण सही है, क्या बोल रहे हैं, यदि कारण सही है तो लड़ाई जो है अन्याय के खिलाफ है और उत्पीड़क के खिलाफ शारीरिक बल या ज़बरदस्ती की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आपका 2023 पेपर में पूछा है। आगे देखिए क्वेश्चन तीसरा नंबर में क्या पूछा है, मानव के लिए संसाधन क्यों जरूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। संसाधनों का महत्व इस बात से है कि इनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य कठिन से कठिन क्या करता है, परिश्रम करता है, साहसिक यात्राएं करता है, फिर अपनी बुद्धि, प्रतिभा, क्षमता, तकनीकी ज्ञान और कुशलताओं का प्रयोग करके उनके उपयोग की योजना बनाता है, इन्हें उपयोग में लाकर अपना आर्थिक विकास करता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं मनुष्य के लिए संसाधन बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि जब तक संसाधन नहीं होगा तब तक आर्थिक विकास भी नहीं होगा। हमारे ज़रूरत को जो भी पूरा करता है वो हमारे लिए क्या है, संसाधन। यदि हमको पढ़ाई करना है तो हमारे लिए मोबाइल क्या है, मोबाइल से ही पढ़ाई कर रहे हैं तो मोबाइल हमारे लिए संसाधन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछा था, नदियों में बांध क्यों बनाए जाते हैं। तो देखिए नदियों पर बांध इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जो बांध है देश के समग्र बुनियादी ढांचों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बांध एक संरचना है जो पानी को वापस बनाए रखने के लिए एक धारा या एक नदी के पार बनाई जाती है। बांधों का उपयोग पानी को जमा करने, बाढ़ को नियंत्रित कंट्रोल करने आदि बिजली पैदा करने के लिए भी किया जाता है। नदियों में बांध बनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 2023 में क्वेश्चन पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से। सरकार के प्रमुख 3 अंग है। एक आपका क्या, व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था। राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। लोकतंत्र में सरकार का निर्माण बहुमत से होता है। राजनीतिक दल जनमत में निर्माण में सहायक है तथा जनता में जागरूकता बढ़ाने में सहायक है। ठीक है, राजनीतिक दल जनता व सरकार के बीच क्या करता है, कड़ी का काम करता है। विरोधी दल के रूप में ये सरकार की मनमानी को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या है। तो बोल रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली का सबसे बड़ी कठिनाई क्या है, दोहरे संयोग। मतलब हमारा जो ज़रूरत का वस्तु है उस तरह का आदमी को खोजना पड़ेगा। यदि आदमी मिल भी गया तो हमारे पास जो ज़रूरत वाला सामान यदि उसको ज़रूरत है या नहीं है। तो बोल रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली का सबसे मुख्य कठिनाई दोहरे संयोग का अभाव है। इस प्रणाली में व्यक्तियों को ऐसे व्यक्ति की खोज में भटकना पड़ता है दर दर, जिसके पास उसकी आवश्यकताओं की वस्तु हो और वह व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की वस्तु बदले में स्वयं उस मनुष्य की वस्तु लेने के लिए तैयार है। मान लीजिए हमको चाहिए गेहूँ चाहिए, ठीक है, किसी बंदा के पास तो गेहूँ है, हम इसे भैया बोले भैया गेहूँ दे दीजिए तो ये गेहूँ दे देगा, लेकिन हमारे पास क्या, चावल है। लेकिन इस बंदा को क्या, चावल चाहिए ही नहीं, तो क्या देगा, नहीं देगा। तो इस तरह से खोजने में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारा 2 नंबर वाला 7 क्वेश्चन था। चलिए उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 3 नंबर वाला क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन पूछा था। तो उदारवादियों के 1848 के क्रांति में क्या अर्थ लगाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। उदारवादियों के 1848 क्रांति कई राष्ट्रीय आंदोलनों को संदर्भित करती है जो मध्यम वर्ग द्वारा किए गए थे और यूरोप में गरीबों, बेरोजगारी और किसानों के विद्रोह थे। उदारवादियों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचार एक
एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के विचारों पर आधारित थे, उन्होंने मांग की थी कि राष्ट्रों पर शासन करने के लिए एक संविधान लागू किया जाए। आर्थिक समानता और गुलामी और जंग के आधार पर विशेषाधिकारों को समाप्त करना उदारवादियों द्वारा आर्थिक समर्पित विचार थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर। जो पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, ये भी 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा था। ये क्या लिखेंगे, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित कारणों से बढ़ा। बोल रहा है पहला, जब ब्रिटिश से मिले युद्ध काल में सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन में क्या होता है बहुत व्यस्त थी, तब भारत में मैनचेस्टर का आयात क्या हुआ धीरे धीरे कम होने लगा। दूसरा, अचानक भारतीय मिलों की आपूर्ति के लिए विशाल बाजार बन गया। तीसरा, युद्ध लंबा खिंच गया तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए बोरियां, वर्दी, तंबू, चमड़े के जूते और घोड़े व खच्चर की चीन तथा अन्य कई सामान बनने लगे। आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, नए कारखाने लगाए गए और पुरानों में कई पालियों में काम होने लगा। बहुत से नए मजदूरों को काम पर रखा गया, प्रत्येक को पहले से अधिक समय तक काम करना पड़ता था। युद्ध काल में औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ने लगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, भारत में सबसे बड़ी नदी परियोजना घाटी कौन है और यह किस नदी पर है। 2 क्वेश्चन बोला है। इससे किस क्षेत्र को आर्थिक विकास में मदद मिलती है। तो सबसे पहले लिखेंगे भारत का सबसे जो बड़ी है नदी घाटी परियोजना किसको बोलते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना बोलते हैं। किस नदी में है, तो यह सतलज नदी पर बनाई गई है। 2 क्वेश्चन का उत्तर मिल गया। इससे किस क्षेत्र पर आर्थिक विकास में मदद मिलती है, तो वो हम लोग लिखेंगे। इस परियोजना में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर राज्यों को लाभ मिलता है। इससे कृषि और औद्योगिक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। इस परियोजना में 15 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई पर देश में हरित क्रांति लाने में मदद मिली है। जल विद्युत उत्पादन के द्वारा उन राज्यों में लघु और कुटीर उद्योग में जाल बिछ गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि की परिभाषा दीजिए। भारत में कृषि के लिए कौन कौन सी भौगोलिक सुविधाएं। तो कृषि का अर्थ होता है फसल उत्पन्न करने की प्रक्रिया, फसल उत्पादन, पशुपालन आदि की कला, विज्ञान एवं तकनीकी को हम लोग क्या बोलते हैं, कृषि बोलते हैं। क्लियर है। भारत में कृषि के लिए निम्नलिखित भौगोलिक सुविधाएं क्या है। भारत में कृषि के लिए एक विशाल भूमि क्षेत्र होना चाहिए। भारत में कृषि का प्रतिशत भी उच्च मिलता है। भारत में बहुत उपजाऊ मिट्टी उपलब्ध है। भारत में जलवायु की अनुकूलता पाई जाती है। भारत में फसलों के लिए लंबा वर्धन काल पाया जाता है। तो उपरोक्त विचार बिंदुओं को आधार पर हम कहा जा सकता है कि भारत में कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक सुविधाएं प्राप्त है। इन भौगोलिक सुविधाओं के आधार पर कह सकते हैं भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। चलिए आगे देखते हैं समवर्ती सूची से क्या तात्पर्य है, इनमें से कौन कौन सा विषय सम्मिलित है। तो बोलेंगे विषयों की वह सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का होता है। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून क्या होता है, मान्य कर दिया जाता है। इसमें कितना विषय होता है, 16 विषय होता है। आगे देखिए समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन जैसे विषय शामिल है। ये सभी विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत है। ध्यातव्य में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषयों की राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। आगे देखिए क्या बोला, लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं को किस प्रकार सामंजस्य लाता है। तो बोल रहा है लोकतंत्र जो शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण है कि इसमें विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करने की अभूतपूर्व क्षमता होती है। लोकतांत्रिक समाज में विभिन्न समूहों एवं वर्गों के लोग निवास करते हैं और उनके ये टकराव होता है। इन टकरावों में क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता किसी शासन पद्धति की सफलता का घोतक है। लोकतंत्र के अंतर्गत सभी तरह के लोग जो श्रद्धापूर्ण एवं शांतिमय जीवन व्यतीत करते हैं, भेदभाव के बावजूद भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यदि टकराव होता भी है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था उसे दूर करने में समर्थ हो जाती है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभिन्न जो धर्म होता है, जाति होता है, समुदाय के लिए ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे लोग श्रद्धापूर्ण सामाजिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसके लिए अल्पसंख्यकों के हितों की ध्यान भी रखना चाहिए। साथ ही साथ यह बरतनी चाहिए कि एक वंश, एक धर्म, एक धन, जन्म, संप्रदाय के आधार पर नागरिकों को सत्ता में भागीदारी से वंचित नहीं किया जाए। आगे देखिए विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में क्या अंतर है, चलिए देखते हैं।
देखते हैं। विदेशी व्यापार और यहाँ पर विदेशी निवेश 3 नंबर में। तो बोला विदेशी व्यापार में वस्तुओं और सेवाओं के एक देश से दूसरे देश में की जाती है। क्या बोल रहा है? विदेशी व्यापार में वस्तु और सेवाओं को एक देश से दूसरे देश में जाती है। विदेशी निवेश क्या है? विदेशी निवेश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है अथवा एक देश जो है दूसरे देश में जाकर क्या करता है? निवेश करता है। इसमें क्या, इसके फलस्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण होता है या क्या औद्योगिक की प्रक्रिया का बढ़ावा देता है। तो यहाँ तक ही हम लोग आज रहने देते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन जो हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।